हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स। इस वीडियो में हम मैथ के वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो एसएससी सीएचएसएल टायर 1 में पूछा गया था। कौन से डेट पे पेपर हुआ था? पेपर हुआ था आपका 31 मई को फर्स्ट शिफ्ट में। तो 31 मई 2022 को पहले शिफ्ट में मैथ के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे सभी को हम सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन आपको बाइलिंगुअल फॉर्मेट में मिलेंगे वीडियो में, तो आप बिल्कुल वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, ठीक है। और जो लोग चैनल पे नए हैं हमारे चैनल एनके मैथ्स को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपके पास इसकी पीडीएफ नहीं है, इसकी पीडीएफ चाहिए तो हम आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप एनके मैथ्स नंदू कुमार जरूर से ज्वाइन कर लें, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। इससे पहले भी मैंने लगभग इसके पहले के जितने भी शिफ्ट हैं 25 मई को छोड़कर बाकी मैंने सॉल्व कर दिया है। आप जा करके चैनल पे देख सकते हैं। एमटीएस का प्रीवियस ईयर देख सकते हैं, सीएचएसएल का देख सकते हैं, सीजीएल का देख सकते हैं, सीपीयू का देख सकते हैं, आईसीएआर का देख सकते हैं, रेलवे एनटीपीसी का देख सकते हैं। इन सब का प्रीवियस ईयर सॉल्व मैंने किया है, आप जा करके चेकआउट कर सकते हैं अपने अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। पहला क्वेश्चन कह रहा है द रेशियो ऑफ मेजर्स ऑफ द एंगल्स of a triangle is given as this ratio. What is the measure of smallest of the three angles? ठीक है, यानी कि तीनों कोण में जो सबसे छोटा कोण है उसका मान बताना है। अच्छा, आपको ये पता है कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे सम ले लो, 8 4 12 और 3 15 बन रहा है, लेकिन क्वेश्चन में ये 180 डिग्री होगा। 15 की वैल्यू 180 है तो सबसे छोटी यानी कि 3 की वैल्यू बतानी है। ये 15 से 12 बार में कट जाएगा और 12 3 36 डिग्री, यानी कि सबसे छोटे वाले की जो मेजरमेंट होगा वो कितना होगा? 36 डिग्री। ये आपका देखो, ये क्वेश्चन है आपके सिंप्लीफिकेशन से। तो पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो देखो ये ब्रैकेट रहा जिसे हमें सॉल्व करना है। ब्रैकेट के अंदर पहले क्या सॉल्व करेंगे? पहले ऑफ सॉल्व करेंगे। तो इसमें भी पहले ऑफ को, यानी कि ये 9 तिया 27 हो गया, और प्लस 6 और माइनस 7 होके कितना हो गया? 28। तो 27 और 6 33 में से 28 जाएगा तो 5 बचेगा, यानी कि केवल यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी आ गई? आपके पास 5 आ गई, यानी कि 5, ठीक है। अब ये देखो 7 4 11 और माइनस, तो ये 11 माइनस 5 होगा जो कि आ जाएगा 6। तो यहाँ तक 6 आ गया। अब पूरी वैल्यू ले लो, 8 और प्लस 16 और माइनस का ये 6 हो गया है। तो 16 में से 6 जाएगा तो 10 और 8 18, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देखो एक ट्रेन है जो कि क्रॉस करती है 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 50 सेकंड में। इट क्रॉसेस अनदर 600 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 60 सेकंड्स। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द स्पीड ऑफ व्हाट आर द लेंथ एंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन? यानी कि ट्रेन की लेंथ और स्पीड बतानी है। अच्छा एक बात बताओ, दोनों केस में क्या सेम होगा? मुझसे एक बात बस बताइए। एक बार वो क्रॉस कर रही है एक प्लेटफॉर्म को, दूसरी बार दूसरे प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी, तो दोनों केस में सेम क्या होगा? कौन सी प्रॉपर्टी है जो सेम रहेगी, या कौन सा ऐसा वैल्यू है जो सेम रहने वाला है? तो आप बोलोगे कि स्पीड, ट्रेन की स्पीड दोनों कंडीशन में सेम रहेगी, क्योंकि दोनों बार वो प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है। स्पीड सेम रहेगी, डिस्टेंस दोनों बार चेंज होगा, ठीक है। अच्छा बताओ, स्पीड अगर सेम रहनी है तो जो टाइम का रेशियो बनेगा वही डिस्टेंस का रेशियो बनेगा। आपने पढ़ा होगा कि स्पीड सेम होता है, स्पीड कांस्टेंट होता है, तो रेशियो ऑफ टाइम इज इक्वल टू रेशियो ऑफ डिस्टेंस होता है। तो टाइम का जो रेशियो बनेगा वही डिस्टेंस का रेशियो बनेगा। और ये कितना बनेगा? देखो एक बार इसको 50 सेकंड लगते हैं, एक बार इसको 60 सेकंड लगते हैं, यानी कि जो डिस्टेंस का रेशियो है वो 5 और 6 बन गया। यानी कि पहली बार में 5 यूनिट का डिस्टेंस चल रहा है तो नेक्स्ट टाइम उसे 6 यूनिट का डिस्टेंस चलना पड़ेगा, यानी कि 1 यूनिट का डिस्टेंस ज़्यादा हो रहा है। तो एक की वैल्यू अगर 1 यूनिट है यहाँ पर, ठीक है, एक की वैल्यू कितनी यूनिट हो गई? 1 यूनिट हो गई। और हमें निकालना क्या है? देखो दोनों बार का डिफरेंस तो हम निकाल ही सकते हैं। पहली बार में 400 मीटर था और दूसरी बार में 600 मीटर था, तो डिफरेंस 200 मीटर आ गया, तो एक की वैल्यू 200 मीटर हो गई, ठीक है। और हमें बताना है ट्रेन की लेंथ, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। एक की वैल्यू अगर 200 मीटर आ गई तो हम ये कहेंगे कि देखो भाई, जब वो टाइम 5 लगाया था, 5 का मतलब बेसिकली यहाँ पर जो डिस्टेंस बना, ये डिस्टेंस का रेशियो है। तो पहले केस में डिस्टेंस हम 5 लिए थे, तो एक की वैल्यू 200 मीटर है, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी? तो आप बोलेंगे 5 दूना 10, यानी कि 1000 मीटर। पहले केस में वो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है? 1000 मीटर। और 1000 मीटर में से आप देखोगे कि 400 मीटर तो प्लेटफॉर्म की लेंथ है, तो बाकी का जो 600 मीटर बचा वो ट्रेन की लेंथ आ गई, तो जिसमें 600 है वो अपना आंसर हो गया। फिर से इस बात को समझना, आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि देखो 400 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म है और ट्रेन की लंबाई को मैंने x मान लिया और डिवाइडेड बाय 50 कर दिया, ये आ गया स्पीड। दूसरे केस में लेंथ है 600 और प्लस ट्रेन की लेंथ हमने x रख दिया और डिवाइडेड बाय 60 रख दिया, ये भी स्पीड आ गया। और यहाँ से आप जीरो से जीरो काट लोगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 600 मीटर। तो जब ट्रेन की लेंथ ही 600 आ रही है तो आप क्यों ना यही यूज कर ले डायरेक्ट फॉर्मूला। अगर बाकी किसी और में 600 रहता तो हम स्पीड भी निकाल लेते। अगला क्वेश्चन है ए बाई बी प्लस बी बाई ए इक्वल टू -1।
तो आपको 6 और माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब बताना है। देखो ये बात देख के एक बात समझो आप, ये जो वैल्यू लिखा गया है ये दोनों रेसिप्रोकल है। अगर मैं a बाई बी को x बोलूं तो b बाई ए को मैं क्या बोलूंगा, 1 बाई एक्स बोलूंगा, यही तो होगा ना, क्योंकि a बाई बी और b बाई ए एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, व्युत्क्रम है। तो आप बोलोगे x और प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू माइनस 1 दे रखा है, वेयर x इक्वल टू a बाई बी। ठीक है, और हमें ये बताना है, देखो a की जगह पर फिर से मैं इसमें से मैं एक काम करता हूँ ना, देखो a क्यूब माइनस बी क्यूब हमें बताना है, a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये बात ध्यान रखना, 6 इंटू ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो एक काम करते हैं, पहले हम यहाँ से a क्यूब माइनस बी क्यूब निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप बोलोगे कि अगर क्यूब निकालना है तो एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब, ये कितना आएगा, तो आप बोलोगे कि देखो ये आएगा जो दिया है इसका क्यूब करते हैं, माइनस 1 का क्यूब और माइनस करेंगे इन दोनों का प्रोडक्ट, यानी कि 3 एकम 3 तो माइनस का 3, तो ये ओवरऑल माइनस 1 और प्लस 3 यानी कि ये कितना आ जाएगा 2, यही आएगा माइनस माइनस प्लस 3, तो ये 2 आ गया। ठीक है, यानी कि एक्स क्यूब और प्लस 1 बाई एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी है 2। तो यहाँ से आप बोलोगे कि देखो भाई मेरे एक्स क्यूब जो है, एक्स क्यूब इसको हम ऐसे लिख देते हैं एक्स क्यूब ही हालांकि हमें चाहिए, तो यहाँ पे अगर मैं वैल्यू ही पुट कर दूं बताओ तो कुछ फायदा होगा यार, क्यूब चाहिए तो मुझे नहीं लगता है कि अब ये निकाल के फायदा होगा, ये तरीका यहाँ काम नहीं आया। ठीक है, कोई बात नहीं, दूसरा तरीका लगा। देखो ये तरीका अगर काम नहीं आ रहा है तो हम और दूसरा तरीका लगाते हैं। देखो दूसरा तरीका क्या हो सकता है हमारे पास, देखो ये तरीका भी काम आता है, हालांकि यहाँ पे मैंने ये क्यों डिसाइड किया कि दूसरा तरीका लगाना चाहिए और ये तरीका काम नहीं आएगा। देखो ये जो चीज दिया था ये देख के हमें ये पता चला कि एक एक्स और प्लस 1 बाई एक्स जैसा दिख रहा है, इसके जैसा दिख रहा है, तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं क्यूब के फॉर्मेट, वो मैं वहां पर मेरा दिमाग चला गया। लेकिन जब मैंने क्वेश्चन देखा तो मैं ये समझ गया कि देखो इस पर ये बनने वाली चीजें नहीं है, यहाँ पर हमें ए क्यूब माइनस बी क्यूब निकालनी है। अच्छा आप बताओ कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलोगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी और इंटू ए स्क्वायर और प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, यही होता है। तो यहाँ पर देखो अब मैं अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ यहाँ पे, तो ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का ए बी। देखो ये जो ए बी नीचे बन रहा है ये 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इधर लेके आ जाओ तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0, और इसकी वैल्यू अगर 0 है तो हमें ये निकालना था ओवरऑल, देखो 6 और इंटू ए क्यूब माइनस बी क्यूब का ये फॉर्मूला है। अब ये बताओ अगर यही वैल्यू 0 है तो 0 से आप किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 0 ही आ जाएगा। इन दोनों की बात तो आप छोड़ ही दो, जब इसी का वैल्यू 0 है तो 0 से मल्टीप्लाई करके 0 ही आएगा। आगे बढ़ो, ये कह रहा है साइन एक्स माइनस 3 कॉस एक्स इक्वल टू, ये है तो कॉट एक्स का मान बता दो। ठीक है, कॉट एक्स मान बताना है ना, सबको कॉस से डिवाइड करते हैं, कॉस से डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगा टेन एक्स और माइनस का 3 और इक्वल टू ये बन जाएगा रूट 3। तो यहाँ से टेन एक्स कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे 3 और प्लस रूट 3। अगर टेन एक्स ये है तो कॉट एक्स इसका अपोजिट होगा, यानी कि रिवर्स रेसिप्रोकल होगा, तो ये 1/3 प्लस रूट 3, इसको रेशनलाइज कर दो तो ये 3 माइनस रूट 3 आ जाएगा, और नीचे इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस, 3 का स्क्वायर 9 और रूट 3 का स्क्वायर 3, तो 9 में से 3 जाएगा 6, ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या और 2 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच। देखो 2 पाई के जगह पर 3.14, आर के जगह पर इसमें 2 दिया है और एच के जगह पर 6 है, तो 6 दूना 12 दूना 24। देखो आंसर ये बात तो समझ गया कि आंसर 8 से कटना चाहिए या फिर 4 से कटना चाहिए, तो और 3 से भी साथ में कटना चाहिए। देखो ये दोनों तो 4 से नहीं कट रहा, अब इसमें से जो 4 से कट जाए और 3 से भी कट जाए, ये 4 से तो कट रहा है क्योंकि लास्ट का 2 डिजिट 4 से कट रहा है, तो 4 2 6, 6 और 8 8 16 और 6 22, ये 3 से नहीं कट रहा है, तो ये 3 से भी कट रहा है और 4 से भी, तो ये आंसर होगा। बाकी आप चाहो तो इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। और देखो अगर तरीके पसंद आ रहे हैं, वीडियो आपके लिए जरा से भी एक भी पॉइंट इसमें से आपके लिए लाभदायक है, बेनिफिशियल है, तो आप जरूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आप नए हो तो। ठीक है, और अगर आप पुराने व्यूअर्स हो तो कम से कम कमेंट करके जाओ। ठीक है, कमेंट और लाइक करके जाना आप लोग। ठीक है, नहीं तो वीडियो चलते तो काफ़ी हैं लेकिन लाइक लोग कम करते हैं, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है आपको। वीडियो जब देखते हो भाई मेरे तो आपको लाइक करने में क्या जाता है, क्योंकि आपके लिए ही तो मेहनत कर रहे हैं, ये मेरे पेपर में थोड़ी आने वाला है ये। देखो यहाँ पर, और वैसे मुझे पेपर थोड़ी देना है जो आप दे रहे हो। आपको क्या करना चाहिए कि प्रैक्टिस जितनी अच्छे से करो उतना आपके लिए फ़ायदेमंद है, और आपके लिए हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, तो कम से कम एक लाइक तो कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है कि एक कर्व, आपको कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर दिया हुआ है, रेडियस बताना है। हेमिस्फीयर कैसा होता है, ऐसा होता है। कर्व सरफेस एरिया निकालोगे तो ये निकलेगा केवल, जो कि कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर होता है। इसकी वैल्यू आपको 1 2 और 3 2 दे रखा है और रेडियस बताना है।
तो ये देखो आप 2 से इसको काट दो, 2 से काटोगे 2 छक्के 12 और 16 दूना 32, ये पाई आर स्क्वायर की वैल्यू ये है। आपको पता है कि पाई आर स्क्वायर की वैल्यू अगर 154 होता है तो रेडियस कितना होता है 7, लेकिन ये इसका कितना टाइम्स है 4 टाइम्स, तो रेडियस भी इसका कितना आएगा 2 टाइम्स यानी कि 14। तो 14 आंसर होगा, या फिर आप वैल्यू रख दो यहाँ पर पाई की जगह पे 22/7 और आर स्क्वायर इक्वल टू 616, इससे ये कट जाएगा कितनी बार में, तो ये कटेगा देखो 22 दूना 44 और 22 तिया नहीं, 1 मिनट, 22 दूना 44 है, 22 तिया 66 तो नहीं जाएगा, 22 दूना 44 पर ही जाएगा। ठीक है, देखो 22 सत्ते 54 होता है ना, 22 सत्ते 154 और 7 चौकी 28 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो आर की वैल्यू आ जाएगी 28 गुना में 7 का स्क्वायर रूट यानी कि 14। तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि द लेंथ ऑफ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली, फाइंड द एरिया चेंज। एरिया में कितना इंक्रीज होगा, देखो लेंथ 15% बढ़ा तो +15 लिखोगे, ब्रेड्थ बचा 20% तो ये +20 लिखोगे। ठीक है, और प्लस 15 इंटू 20 यानी कि 300 बाई कितना लिखोगे हो 100। ये आपने फॉर्मूला तो पढ़ा है ना, ये a प्लस बी और प्लस ए बी बाई 100% का इक्विवेलेंट जो चेंज आता है परसेंटेज वो, तो ये कितना आ गया 35 और 3 38%, 38% का चेंज आएगा। तो ये इजी था क्वेश्चन, इसमें मुश्किल नहीं है। सुनीला अपनी यात्रा के पहले 75 किलोमीटर में वो 35 की स्पीड से चलती है, उसके बाद 45 की यात्रा वह 70 की स्पीड से चलती है। यदि सुनीला की यात्रा के दौरान कहीं नहीं रुकी हो तो औसत चाल। एवरेज स्पीड आपको पता है कि एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही होता है। टोटल डिस्टेंस पहली बार में 75 चला, दूसरी बार में उसने कितना चला 45, तो 75 और 45 कितना हो गया 120, और नीचे टाइम लिख लो। टाइम कैसे निकालते हैं हम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो पहली बार देखो 75 किलोमीटर चली है वो 45 की स्पीड से, तो आप लिखोगे यहाँ पर 75/45, और प्लस दूसरा वो 45 की यात्रा चली है 70 से। तो ओवरऑल आपको यही कैलकुलेट करना है। तो आप ये बोलोगे कि देखो ये आ गया 120, सॉरी ये कितना था भाई 70 था। ठीक है, तो आप लिखोगे 120 और बटा ये देखो आप किससे काट सकते हो 15 से काट सकते हो, 15 पीछे 75 और 15 तिया 45, तो ये आ गया 5/3, और प्लस ये 14 पचे 70 और 9 पचे 45, तो ये आ गया 9/14। तो ये कितना बन जाएगा आपका बेसिकली, ये बनेगा 120 और नीचे एलसीएम ले लिए तो ये 14 तिया 42 होगा और 14 पच्चीस 70 और 9 तिया 27। ठीक है, तो ये आ गया 120 और गुणा में 42 और बट्टा 27 और 70 97। 97 आपको पता है कि किसी नंबर से कटेगा नहीं, तो जिस भी ऑप्शन के लास्ट में 97 दिख रहा है डिनोमिनेटर में वो आंसर हो जाएगा। बाकी आपको फर्दर सॉल्व करने की क्या जरूरत है। ये कह रहा है कि द मार्क प्राइस ऑफ अ रेफ्रिजरेटर is 60,000. A shopkeeper offers a discount of 12,000 on full cash payment. Further, he offers an extra discount of 5% on the mark price on his regular customer. How does ये है कितना पे करना पड़ेगा। देखो 60,000 तो उस पर रेट लिखा ही है, आप बोलोगे कि देखो उस पर 12,000 का एक डिस्काउंट वो दे देता है सीधा सीधा, उसके बाद एक 5% का डिस्काउंट देता है अलग से, तो बोल रहा है कितना भुगतान करना पड़ेगा। देखो 12,000 का डिस्काउंट अगर इसी में से निकाल दें तो 12 चौके 48,000 ही पे करना था, लेकिन इसमें से भी उसे 5% का डिस्काउंट दे दिया गया यानी कि 95% अब पे करना होगा। 5% डिस्काउंट कर दिया गया ना, 1 मिनट रुको, अंकित मूल्य पर 5% डिस्काउंट देता है। देखो ये भी बात है, इस बात को समझना आप, अंकित मूल्य यानी कि मार्क प्राइस पर 5% डिस्काउंट देता है। ठीक है, ये सक्सेसिव डिस्काउंट वाला केस नहीं बना। अब यहाँ पर जल्दी जल्दी में आप सक्सेसिव डिस्काउंट लगाओगे तो गलत आंसर आ जाएगा। जैसे मैं देख के ही समझ गया कि ये सक्सेसिव नहीं होगा, जैसे मैंने इक्वेशन लिखा तो मुझे वो समझ आ गया, क्योंकि 19 का कोई मल्टीपल ऑप्शन में ही नहीं है और उसमें 19 आ रहा था 95 में, इसीलिए मैं समझ गया। अब देखो जो मार्क प्राइस है आपको ये दे रखा है कितना 60,000, इस 60,000 में से कह रहा है कि एक बार तो 12,000 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा और एक बार इसी 60,000 का यानी कि मार्क प्राइस का 5% डिस्काउंट मिलेगा। तो इसका 5% कितना होगा, तो आप बोलोगे इसका 10% होगा कितना 6,000, तो 5% होगा 3,000, यानी कि 12 और 3 15,000 का डिस्काउंट इसमें से दे दोगे तो कितना पे करना पड़ेगा 45,000। तो ये अपना आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक किराना व्यापारी को 15 रुपए और 20 रुपए की दाल के दो किस्मों को किस रेशियो में मिलाना चाहिए कि 18 का रेट प्राप्त हो जाए। आपको ये पता है कि ये 15 20 लिख लेंगे और बीच में 18 लिख लेंगे, ऐसे माइनस कर लेंगे, एलिगेशन सिंपली लगा देना है। 20 और 18 का अंतर 2 है और ये 3 का अंतर है, तो ये 2 और 3 रेशियो बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द एवरेज ऑफ फर्स्ट 43 नेचुरल नंबर्स, पहला नेचुरल नंबर 1 होगा और आखिरी नेचुरल नंबर 43 होगा। ये 1 2 3 ऐसे बढ़ता जाएगा। आपको पता है कि जब गैप सेम होता है तो जो आपका एवरेज होता है वो होता है फर्स्ट नंबर और प्लस का लास्ट नंबर बाई 2। तो आप बोलोगे फर्स्ट तो 1 है और लास्ट है 43/2,
तो ये 22 आ जाएगा, 44 का आधा 22, 22। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द अ पेन वॉज सोल्ड फॉर रेट दिस अ प्रॉफिट ऑफ दिस परसेंट, इफ सोल्ड फॉर इतना व्हाट वुड बी द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। देखो जब ये बेचा गया है 28.75 रुपए में तो 15% का प्रॉफिट हुआ, यानी कि 115% आपको प्राप्त हुआ, जहां पर सीपी को मैं मान रहा हूँ 100%। सीपी अगर 100 है और 15% का प्रॉफिट मिलेगा, यानी कि 115% पर आप सेल करोगे। अगले केस में ये कह रहा है कि अगर ये 25.75 में बेचा जाए, ठीक है, देखो ये कह रहा है कि 25.75 में बेचा जाए तो कितना प्रॉफिट होगा, ठीक है, ये हमें बताना है। तो ओवरऑल इसे हमें 25.75 बनाना है। आप देखो कि ये दोनों ही वैल्यू 25 का मल्टीपल है, तो हम 25 से तो बाद में निपटेंगे, बाकी किसी नंबर से अगर कट रहा है तो काट लो, नहीं काटना तो आप इसे देख के समझ जाओगे कि ये 23 से कटने वाला है, तो 23 से ही काट लो। 23 से ये कटेगा 5 टाइम्स और 23 से इसको काटोगे तो एक बार में कटेगा। फिर कितना बचेगा, 5 और 7 यानी कि 57, तो 23 दूना 46 और 4 और 7 और 5 कितना बच जाएगा, 4, 7 और 5। ये 23 से कितनी बार में कट जाएगा बताओ अब। लेकिन 4, 7 ही केवल क्यों ना उतारे हम, इतना करने की क्या जरूरत है बताओ। 23 एक बार में बचा, 5, 7, 23 दूना 46, तो 4 और 7 11, 23 बचे 115, ये 5 कट गया, ठीक है। इस 5 से भी इसको काट दो, 25 बार में कट गया। 25 को इतना कैसे बना सकते हो बताओ, 25 एक बार में 0 और 25 तियां 75, 103 गुना करके, तो यहाँ पे 1% बना है, इसको भी 103 से गुना कर दो, तो ये 103% बन जाएगा। सीपी अगर 100% था, ये 103% है, तो प्रॉफिट कितने का हो गया, 3% का, 3%। अगला कह रहा है एक शहर की जनसंख्या 5% वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने से बढ़ रही है, ठीक है, ये बढ़ रही है। अब ये कह रहा है कि वर्तमान में जनसंख्या इतनी है, तो 2 साल पहले जनसंख्या कितनी रही होगी। अच्छा बताओ वर्तमान की जनसंख्या कितनी है, 93051। पर ईयर ये 5% इंक्रीज कर रहा है। 5% का मतलब कितना हो गया, 1/20 इंक्रीज कर रहा है, यानी कि 21/20 बन रहा है। लेकिन ये लास्ट में जब सीधी आप डायरेक्शन में बढ़ोगे तब, लेकिन हमें उल्टा डायरेक्शन में बढ़ना है। अभी का दिया है और 2 साल पहले का पीछे जाना है, तो इसको उल्टा कर देंगे, 20 ऊपर और 21 नीचे, और फिर से 20 ऊपर और 21 नीचे। 2 बार क्यों किया, क्योंकि 2 ईयर्स का टाइमिंग यहाँ पे दे रखा है। अब इसको आप काट पीट लो, 9 3 12 और 6 18, नीचे भी 2 बार 3 है, तो ये तो काटना पड़ेगा। आप देखो ये कटेगा आपका 7 तियां 21 और ये भी 7 तियां 21, 2 बार 3 कटा, तो 9 से इसको एक ही बार में काटे हैं, 9 एक बार में 0, 9 तियां 27, फिर से 9 तियां 27, 1 मिनट, तो 5 और 3 8, 9 में 81, ये कट गया। 7 से इसको काट दो, तो 7 एक बार में कटेगा, फिर 3 3 7 चौके 28, 5 और 3, तो 7 सत्ते 49, तो ये 3 और 1 4, 7 सत्ते 49, ये इतनी बार में कट गया ओवरऑल, ठीक है। फिर इस 7 से भी काट दो, 7 दूना 14, फिर 7 एक बार में, 7 एक बार में, तो ये आ गया इतना। और 20 का स्क्वायर होता है 400, तो 211 और गुना में 400, तो ये 2 जीरो रहेगा, फिर 4 एकम 4, तो 4 और डबल जीरो लास्ट में आएगा। तो वो दो दो ऑप्शन में अवेलेबल है, लेकिन आप देख सकते हो इसका डबल क्या आएगा, आपका 2 का डबल आएगा, 2 का 4 टाइम्स 8 और ये 4 4 आएगा, तो ये आंसर आएगा अपने पास, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वेन सॉरी ए से शुरू है, 25% प्रॉफिट इज मेड व्हेन द डिस्काउंट ऑफ 25% इज गिवन ऑन द मार्क प्राइस ऑफ एन आइटम। अब ये कह रहा है कि व्हेन द डिस्काउंट इज 35% व्हाट विल बी द प्रॉफिट, ठीक है। देखो ये कह रहा है पहले 25% का डिस्काउंट दिया जाता है, तो प्रॉफिट मिल रहा है कितना, 25% का ही प्रॉफिट मिल जाता है। तो अगर यहाँ पे ये कह रहा है कि जब 35% का डिस्काउंट दें तो कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा, आप बताओ। 25% का डिस्काउंट दे रहा है आपने, ठीक है। देखिए अब क्या कर सकते हैं, हम लिखेंगे 25% डिस्काउंट मिलने का मतलब क्या है कि 75% रेट पर हमने बेचा जितना लिखा था उस पर, और 25% प्रॉफिट मिलने का मतलब कि 125 रुपये आपको मिल गए। तो जब 75% की वैल्यू इतनी है, तो अगली बार 35% डिस्काउंट देना है, यानी कि 65% ही आपको रेट लेना है, ठीक है। तो यहाँ से हम काट देते हैं, देखो 25 से, तो 25 या 75, 3% की वैल्यू 5 हो गई, तो 1% की वैल्यू 5/3, तो 65% की वैल्यू कितनी आएगी, 5/3 और इंटू का 65। इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो आप बोलोगे कि देखो ये बन गया 5 पचे 25 और 6 पचे 30 और 2 32/3, 3 से इसको डिवाइड कर दो, तो 10 या 3 और 3 अट्ठे 24, लगभग 108 आ रहा है। तो ये 100 से कितना ज़्यादा है, 8 ही ज़्यादा है ना, तो ये 8% देगा आपको, 8% का प्रॉफिट होगा उस केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि देखो सोहम्स जो है, ठीक है, वो इनिशियल एक्सपेंडिचर एंड सेविंग उसका रेशियो दिया है 5 और 1 का। हिज इनकम इंक्रीजेज बाई 25%, सेविंग इंक्रीजेज बाई
20%, और करेंट एक्सपेंडिचर ये है, तो कह रहा है कि व्हाट इज इनिशियल इनकम, स्टार्टिंग में उसका इनकम क्या था। ठीक है, एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो दिया था आपको। कोई बात नहीं, देखो अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहली बात देखो, यहाँ पर पहला तरीका मेरे दिमाग में जो आ रहा है, पहले कंडीशन में आपको एक्सपेंडिचर का और सेविंग का रेशियो दे रखा था कितना, 5 और 1, यानी कि इनकम कितना बनता है इस केस में 6। अगर 5 रुपये आप खर्च कर रहे हैं, 1 रुपये बचा रहे हैं, इसका मतलब 6 रुपये आपका इनकम था। ठीक है, और इसी 6 की वैल्यू पूछी है, तो आंसर 99% 6 से कटेगा, यानी कि 6 से डिविजिबल होगा। अब देखो ये 4 और 1 5 और 5 10, 6 से नहीं कटा, 4 और 1 5 और 6 11, 6 से नहीं कटा, 4 4 8 1 9, 6 से कट गया, और 4 3 7 1 8, ये भी 6 से नहीं कटा। तो ऑप्शन सी हमारा इकलौता आंसर बचता है ऐसे केस में, अगर ये तरीका अपनाते हैं तो। अब रह गया कि अगर सॉल्व करना हो तो हम क्या करेंगे, तो सॉल्व करने के केस में ये इजी होगा कि हम इसको मान लें कि देखो एक्सपेंडिचर 500 था, या चलो 50 ही मान लो कम से कम, या 500 मान लो, जो भी आपको मानना हो, और ये 100 मान लेते हैं, तो इनकम 600 आ जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि देखो उसके वेतन में, वेतन का मतलब क्या होता है, उसकी सैलरी में। ठीक है, इनकम में इंक्रीज जो होता है वो कितना होता है, तो आप बोलोगे 25%। ये 25% बढ़ेगा तो इसमें कितना इंक्रीज आएगा बताओ। 25% बढ़ने का मतलब क्या है कि इसका 1/4 बढ़ेगा, 50% का हाफ बढ़ेगा, 50% इसका 300, और उसका हाफ कितना बढ़ेगा, 150 बढ़ेगा। ठीक है, ये 150 आना चाहिए, तो ये 150 रुपये बढ़ रहा है उसका इनकम। ठीक है, और उसका जो सेविंग है वो 20% बढ़ रहा है, यानी कि ये कितना बढ़ रहा है, 20। देखो यह 150 बढ़ा और यहाँ 20 ही बढ़ा, यानी कि बाकी का 130 कहाँ बढ़ गया, इसमें 130 बढ़ गया, तो ये कितना बन गया, अब 630 बन गया। क्वेश्चन में कह रहा है कि फिलहाल के टाइम पर उसका जो खर्च है वो है 4347 रुपये, लेकिन हमारा खर्च आया है 630, तो हम बोलेंगे 630 की वैल्यू जो है वो 4347 है, तो हमें शुरू का इनकम बताना था, यानी कि हमें क्या बताना था, 600 की वैल्यू। अब काटो पीटो इसको, 63 से ही काट लो, अगर कट जाए तो 9 से काट के देखते हैं, तो ये कटेगा आपका 9 चौके 36, 4 3 7, 9 8 72, 9 3 27, और फिर 7 से काट लेते हैं, तो ये बनेगा आपका 7 5 35, नहीं 7 6 42, और 7 नीम 63, तो ये 10 की वैल्यू इतनी आ गई। तो ये इसका कितना गुना है, तो आप बोलोगे 60 गुना, तो इसको भी हम किससे गुना कर लें, 60 से, तो ये आएगा आपका 0 और 9 छक 54। देखो यहाँ पर 4 और 0 लास्ट में दिखने लगा ना, तो 4 और 0 केवल ऑप्शन सी में है, तो हम यहीं से आंसर लगा के आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आशा और भुवन एक काम को 6 और 9 दिन में करते हैं। पहले दिन आशा से शुरू किया जाए और वैकल्पिक दिनों पे, यानी कि अल्टरनेट डेज पे अगर काम करें तो काम कितने दिन में खत्म होगा। देखो पहले दिन आशा करेगी और दूसरे दिन कौन करेगी, करेगा भुवन। ठीक है, आशा 6 दिन में करती है, भुवन 9 दिन में करता है, तो दोनों का एलसीएम कितना आ गया यहाँ पर, 18, यानी कि टोटल वर्क 18 यूनिट है, तो आशा का जो एफिशिएंसी होगा वो 3 और भुवन का 2। अब देखो अगर पहले दिन आशा काम करेगी और दूसरे दिन भुवन, तो ओवरऑल 2 डेज में कितने काम हो जाएंगे, तो आप बोलोगे 3 और 2 5 यूनिट का। आशा पहले दिन 3 यूनिट काम करेगी, भुवन दूसरे दिन 2 यूनिट काम करेगा, तो 2 दिन में 3 और 2 5 यूनिट का काम निपट जाएगा। तो 5 यूनिट का काम अगर 2 दिन में निपटा है और 18 यूनिट का काम लेना है टोटल, तो 5 को 18 के पास ले जाओ, यानी कि 15 हम बना देते हैं। 15 यूनिट का काम देखो ये 3 टाइम्स हो रहा है, तो ये भी 3 टाइम्स होगा, यानी कि 2 3 6, 6 दिन में देखो 15 यूनिट का काम तो निपट जाएगा। अब और रिमेनिंग वर्क कितना है, तो आप बोलोगे जो रिमेनिंग वर्क है, टोटल 18 यूनिट था, उसमें से 15 यूनिट हो गया, तो अब 3 यूनिट का वर्क रह गया है। और ये कौन करेगा, लास्ट टाइम बी करने गया होगा, तो अब ए करने आएगा। ए का मतलब आशा, तो ये पर डे तो 3 यूनिट काम कर ही दे रही है, और जो रिमेनिंग वर्क है वो भी 3 यूनिट का है, तो ये 3 यूनिट का काम एक ही दिन में निपटा देगी। तो यहाँ तक 6 दिन लगा था और यहाँ पे 1 दिन, यानी कि ओवरऑल कितना लग गया, 7 डेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखो x प्लस वाई ये है, तो इसकी वैल्यू बतानी है। कल ही मैंने ऐसा क्वेश्चन बताया था कि देखो इक्वेशन एक है, वेरिएबल 2 है, तो मैं y को 0 मान लेता हूं, तो x कितना बन जाएगा, 14। यहाँ पर जब y 0 है तो ये भी 0 बन गया, ये भी 0 बन गया, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही बचेगा। यानी कि ओवरऑल हमें x क्यूब निकालना है, और x 14 है, तो 14 का क्यूब बताना है, और 14 का क्यूब कितना होता है, 2744। अगर आपको याद हो, तो नहीं याद हो तो डीएस वगैरह आप अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द सम ऑफ लेंथ ब्रेड्थ एंड डेप्थ ऑफ अ क्यूबिकल, क्यूबॉइड है, ठीक, क्यूबॉइड इज 23, इफ इट्स डायगोनल इज दिस, फाइंड द सरफेस एरिया। ठीक है, सरफेस एरिया क्या होता है घनाभ में, तो आप बोलोगे 2 इंटू एल बी प्लस बी एच और प्लस का एच एल, यही होता है, यानी कि एल बी एच की वैल्यू हमें बताना है। अच्छा देखो इनका जो योगफल दिया है वो आपको दिया है योगफल, यानी कि एल प्लस बी प्लस एच आपको कितना दिया है, 23। अब ये देख के मुझे याद आ रहा है कि ये एसएससी ही किसी पिछले साल
2020 में ही किसी पेपर में पूछा है, या तो CHSL में पूछा हो या CGL में या फिर सिलेक्शन पोस्ट में, इसी में से किसी में पूछा है, या MTS में भी पूछ सकता है ये। और विकर्ण आपको दिया है 5 और √7। विकर्ण क्या होता है इसका? L² प्लस B² प्लस H²। डायगोनल ऑफ अ क्यूबॉइड इज दिस, और ये इक्वल टू है 5√7 के। इसको आप चाहो तो दोनों साइड स्क्वायर कर दो, तो ये आ जाएगा L² प्लस B² प्लस H² इक्वल टू 25 × 175। दोनों साइड हमें स्क्वायर कर दिया। अब देखो ओवरऑल हमें चाहिए कि, तो आप बोलो कि हमें ये चीज निकालना था, हमें इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि सरफेस एरिया निकालना था, यानी कि ये वैल्यू हमें चाहिए ही चाहिए। इसका ही डबल करेंगे हम, ठीक है। तो देखो ये वैल्यू हम निकालने के लिए यहाँ पर दोनों साइड इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो ये इसका होल स्क्वायर बनेगा और इधर 23 का स्क्वायर बनेगा। इसका होल स्क्वायर हो जाएगा A² प्लस B² प्लस C² प्लस 2 टाइम्स ऑफ कितना बनेगा LB और प्लस BH और प्लस HL, यही फॉर्मूला होता है ना। और राइट साइड में 23 का स्क्वायर कितना हो गया? 529। अब ये देखो कि ये वैल्यू तो हमने ऑलरेडी ही निकाल रखा है, ये वैल्यू तो यहाँ दिया है 175। तो अगर आप इसका मान निकालने चाहते हो 2 × LB और प्लस BH और प्लस HL का, तो ये कितना आ जाएगा? 529, और माइनस का इसकी वैल्यू देखो यहाँ पर 175 आया है, तो इसको ले जाके माइनस कर दो 175। तो ये आएगा 9 में से 5 जाएगा तो 4। यार ये तो मिल नहीं रहा है, लेकिन पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहा है, कोई बात नहीं, चलो इसको पहले लिखने दो मुझे क्या आ रहा है। सरफेस एरिया इसमें कहीं ऊपर और नीचे वाले को छोड़ के बात करें तो 2 × हमें वो अलग ही निकालना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, वो भी निकाल लेंगे हम, ठीक है, वो भी निकल जाएगा। अब देखो दिक्कत ये है कि क्लियरली इसमें बताया नहीं है, और अगर मान लो बता भी देता कि हमें एरिया ऑफ वॉल्स चाहिए, यानी कि टोटल सरफेस एरिया बेसिकली नहीं लिखा है, तो मैं एक दफ़ा ये सोच रहा था कि जैसे मान लो ये अपना क्यूबॉइड है इस तरीके से, इसमें अगर टोटल सरफेस एरिया नहीं लिखे तो ये हो सकता है कि जो बॉटम का एरिया है और टॉप का एरिया वो ना पूछ रहा हो, केवल एरिया ऑफ वॉल्स पूछ रहा हो। लेकिन उस केस में भी हमें एल और बी की वैल्यू पता होनी चाहिए, तभी तो हम वो माइनस करेंगे तो हमारा आंसर निकलेगा। लेकिन यहाँ पर पता है नहीं एल और बी की वैल्यू, तो ऐसे केस में फिर हम यही निकाल सकते हैं, जो जितना डेटा गिवन है एटलीस्ट इतने से तो हमारे पास यही ऑप्शन है कि हम यही निकाल सकते हैं, ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, जो कि हमारा सरफेस एरिया होता है, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आंसर यहाँ पर यही आएगा। ठीक है, 9 में से हमने 5 को माइनस किया तो 4 ही आएगा, 175 आएगा। अभी 5 बचे 25, और 25 को अगर आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 25 सत्ते 175 ही आएगा, और उधर 23 का स्क्वायर 529 होता ही है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आप क्या करना कि इसको देख लेना अपना अगर इधर उधर हो तो, लेकिन मेरे हिसाब से यही आंसर आ रहा है। बाकी आप कमेंट करके मुझे बताना कि क्या यही करेक्ट आंसर आपका भी आ रहा है या आपने किसी और तरीके से इसका आंसर ये निकाला है। ठीक है, लेकिन आंसर जो करेक्ट आ रहा है वो ये है। आप इसको क्लेम कर सकते हैं, लेकिन अब तो वो टाइम भी ख़त्म हो गया होगा आई थिंक, नो वरी। लेकिन तरीका आप जान लीजिए, तरीका सीख लीजिए कैसे निकालना है। यहाँ पर ये दिया हुआ है आपको क्यूब निकालना है। अब क्यूब निकालने के लिए आपको ये बात तो पता है कि p-1/p की वैल्यू अगर k होगी तो इसका क्यूब कितना होता है, k का क्यूब और -3k, या फिर आप ये कह सकते हो k × k² -3 होता है। तो पहले ये वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, वो यहाँ से निकालेंगे। इस वैल्यू को हम इधर कर देते हैं, तो ये p⁴ प्लस 1/p⁴, ये आ जाएगा 4, 3 और 5, 4। अब देखो हम अगर p² प्लस 1/p² निकालने चाहें तो इसमें 2 ऐड करके और स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, तो 2 ऐड करोगे तो 4, 3 और 5, 6, इसका स्क्वायर रूट निकाल लो। स्क्वायर रूट कैसे निकालोगे आप? तो आप बोलोगे लास्ट से 2 डिजिट हटा दो, 6 कैसे आ सकता है, 6 रहे या 4 रहे। 43 से छोटा किसका स्क्वायर होता है, 6 का। तो या तो ये 64 का स्क्वायर है या 66 का स्क्वायर है। 66 का स्क्वायर होगा तो 11 से कटेगा, और 11 से कट भी रहा है देखो। ठीक है, हालांकि आप टेस्ट कर सकते हो 65 का स्क्वायर निकाल के, तो आप बोलोगे कि देखो 65 का अगर स्क्वायर है भाई मेरे, तो ये होगा 7×6 42, 42 25 से बड़ा है, यानी कि आंसर इसमें 66 आएगा, तो इसका स्क्वायर रूट 66 आ गया। ठीक है, यानी कि ओवरऑल मैं ये कहना चाहता हूँ आपको, देखना जरा कहाँ गया इरेजर, यस। मैं ये कहना चाहता हूँ आपको कि अब जो हमारे पास वैल्यू अवेलेबल है वो ये अवेलेबल है, p² प्लस 1/p² की वैल्यू 66। अब फिर से आप 2 ऐड करो या 2 माइनस करो, अगर नेगेटिव वैल्यू चाहिए तो 2 माइनस करना है, और हमें नेगेटिव ही चाहिए, तो हम 2 माइनस करके अगर स्क्वायर रूट ले लें 64 का, तो ये वैल्यू आएगा p-1/p, और ये कितना आ जाएगा 8।
तो यही हमें निकालना था ना, 8 और इंटू 8 का स्क्वायर 64 और माइनस का 3, तो ये हो गया 8 और गुना का 61, तो ये 8 एकम 8 और 8 छके 48, यानी कि क्या हो गया यार, आंसर फिर से गलत आने लगा। किसी और क्वेश्चन का ऑप्शन तो नहीं लिख दिया मैंने। देखो 2 हम हटाएंगे तो ये कितना बनेगा 64, उसका स्क्वायर रूट होता है कितना 8, तो अगर मैं यहाँ पे 8 रखूँ तो 8 और 8 का स्क्वायर माइनस 3, सॉरी यहाँ पे प्लस होता है ना फॉर्मूले में, देखो ये प्लस होता है, क्योंकि माइनस पूछ रहा है तो हम प्लस लगाते हैं, यहाँ पे प्लस आएगा, तो ये वैल्यू गलत हो गई, तो ये आ गया 8 और 64 और 3 कितना हो गया 67, तो ये 8 सत्ते 56 और 8 छके 48 और 5 8 5 13 53 536, यानी कि ये आंसर आएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अब ये जो रह गया अपने पास, ये रह गया बस, देखो जो अब हमारे पास बचा है वो डी आई बच गया है। इसमें ये कह रहा है केंद्र क्यू पर पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या कितने प्रतिशत वोट अवैध थे। ठीक है, यदि केंद्र क्यू पर डाले गए मतों की संख्या केंद्र पर डाले गए सभी मतों की संख्या का 25% है, यानी क्यू पर जो डाला गया है वो बाकी सबका 25% है, तो आपसे ये कह रहा है कि जो क्यू पर डाला गया है वो कितना परसेंट अवैध है, उसमें से अवैध यानी कि इनवैलिड है। अब देखो इस क्वेश्चन में एक बात समझना, इसमें कंफ्यूज करने के लिए या बस आपको उलझाने के लिए क्या दे दिया है, ये लाइन लिख दिया है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये दिया है कि इफ द नंबर ऑफ वोट्स कास्ट एट सेंटर क्यू वाज 25% ऑफ ऑल वोट्स कास्ट एट द सेंटर, यानी कि सेंटर पर जितने भी टोटल वोट डाले गए उसका 25% केवल सेंटर क्यू पे डला है। लेकिन उससे इस क्वेश्चन में जो पूछा है उसका कोई लेना देना ही नहीं है। कैसे, देखो अगर आप इसमें दिमाग चलाते हो तो हमसे ये पूछा है कि क्यू पर जो टोटल रजिस्टर्ड वोटर हैं उसमें से कितना परसेंट जो वोट है वो अवैध वोट है। ठीक है, तो रजिस्टर्ड तो यही है ना, टोटल कितना डाला गया उससे अब हमें क्या लेना देना। देखो चाहे जो भी टोटल नंबर हो उसमें यहाँ पर ये दिया है परसेंटेज ऑफ पीपल हु वोटेड, यानी कि कितने लोगों ने वोट डाला, 80% लोगों ने वोट डाला। ठीक है, 80% लोगों ने वोट डाला है, कितने में से 1850 में से। और आपको क्या पूछ रहा है कि केंद्र क्यू पर डाले गए मतों की संख्या केंद्र सभी केंद्र पर डाले गए मतों की संख्या की कितनी है, आपका 25% है, यानी कि टोटल का जो 25% है वो इस 80 के बराबर है। ये सब भी नहीं करना लेकिन, ओके। तो एक बार मैं चाहूंगा कि आप इस क्वेश्चन को पहले ट्राई जरूर करो। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप एक बार वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो और देखो कितने टाइम में आप आंसर ला पाते हो। आंसर आपके सामने है, जो करेक्ट आंसर है वो 20% है एंड यू हैव टू सॉल्व इट। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू पॉज दिस वीडियो एंड यू हैव टू ट्राई दिस क्वेश्चन। आपको ये क्वेश्चन खुद से ट्राई करना है कि आप सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं, और मैं आशा करता हूँ, आई होप आपने इसे ट्राई कर लिया होगा। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। देखो क्वेश्चन में जो बात लिखा था उसके अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। देखो क्वेश्चन में पहली बात यहाँ पे क्या लिखा है, अब सीधी सीधी लाइन में आप समझना जरा, सीधे सीधे, ये सब जितनी थी फालतू की चीज़ें, ऐसे पढ़ के लंबा भी लगेगा और ये बहुत ही कैलकुलेटिव या अजीब टाइप का क्वेश्चन लगेगा कि अरे क्या दिया है क्या निकालना है कुछ पता नहीं चल रहा है। देखो, व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स रजिस्टर्ड एट सेंटर क्यू कास्ट इनवैलिड वोट्स इफ द नंबर ऑफ वोट्स कास्ट एट सेंटर क्यू was 25% ऑफ ऑल वोट्स कास्ट एट द सेंटर, यानी कि देखो क्यू पर कितना वोट डाला गया है ये दिया है, ये डाला गया है 25%, लेकिन किसका, टोटल जितना वोट वहां पे डाला गया है उसका। ठीक है, यानी कि देखो क्यू पे मैं ये कहूँ कि क्यू पे टोटल वोट कितना है 1850 है, इसमें से कितना लोगों ने वोट डाला तो आप बोलोगे 80%, यानी कि 80/100 लोगों ने वोट डाला। लेकिन कितनी की यहाँ पे आई देखो 25% की, तो ये 25/100 निकाल दो। ठीक है, अब ये काटो कितना होगा, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा। ठीक है, और ये 25 चौके 100 और 4 दूना 8, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये 5 दूना 10 18 दूना 36 और 1 37, यानी कि ये वो वोट हैं जिसका हमें परसेंटेज बताना है। तो आप परसेंटेज वैल्यू यहाँ पे निकाल लो, कितना होगा देखो 370। और किसका परसेंटेज बताना था, देखो कुल संख्या का, टोटल यहाँ पर कितना है 1850 है, तो 1850 का निकाल दो आप। ये जीरो से जीरो कट जाएगा और इससे ये 5 बार में और 5 से ये कटेगा 20 बार में, तो आंसर आपका 20% आ जाएगा। 20% यानी कि ऑप्शन बी। देखो दिक्कत क्या आई होगी यहाँ पर, या मुझे भी क्या दिक्कत आई, लैंग्वेज इनका थोड़ा सा गलत लग रहा है मुझे। ठीक है, लैंग्वेज में ये बात लिखनी चाहिए कि जो टोटल नंबर ऑफ इनवैलिड वोट्स हैं वो हैं आपके
देखो जितने भी वैध वोट हैं, यानी कि जितने भी वोट डाले गए हैं उसका 25%। क्यों पर डाले गए मैं बताऊँ कि अवैध मत थे, और ये अवैध के बारे में लिखा जाना चाहिए था, यानी कि इनवैलिड वोट के बारे में लिखा जाना चाहिए था कि उनका जो नंबर है वो सेंटर क्यू पर डाले गए सभी टोटल मतों की संख्या का कितना परसेंट है, 25%। फिर हम बोलते हैं कि देखो टोटल इतने लोग रजिस्टर्ड हैं, इसमें से 80% लोग दे रहे हैं और उसमें से 25% इनवैलिड हैं, यानी कि टोटल 370 लोग इनवैलिड हैं। तो ये जो इनवैलिड हैं ये टोटल रजिस्टर्ड पीपुल का कितना परसेंट बन रहा है, तो 20%। ऐसा होना चाहिए था। ये लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का। आई थिंक इसके आगे क्वेश्चन नहीं है, एक क्वेश्चन और भी पड़ा हुआ है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ये करते हैं। कह रहा है कि इफ इट इज नोन दैट 35 स्टूडेंट्स मेंशनड मोमोज एट देयर प्रिफर्ड फूड, यानी कि कह रहा है कि ये अगर मालूम है कि 35 ऐसे छात्र हैं जिन्होंने ये मेंशन किया है कि उन्हें मोमोज पसंद है, ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड द फॉलोइंग पाई चार्ट, यानी कि जो इस पाई चार्ट में आपको इन्फॉर्मेशन दिया गया है उसके हिसाब से आपको कैलकुलेट करना है उन छात्रों की संख्या जिन्होंने रोल या आलू पराठा को पसंद किया है। तो रोल या आलू पराठा, देखो ये रोल है, रोल इसमें ये वाला है जिसकी वैल्यू, ये रोल है, इसकी वैल्यू है 2। मैं लिख देता हूँ, आपको शायद ना दिख रहा हो। तो ये यहाँ पे क्या है, देखो ये रोल है और इसकी वैल्यू है 0.2। और रोल से पहले ये क्या है, मोमोस, इसकी वैल्यू है 0.125। और आलू पराठा आपको चाहिए तो ये है आलू पराठा, ये है आलू पराठा, ये 0.2 है। ठीक है, अब देखो ये जो पॉइंट पॉइंट में है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये लिख रखा है कि पाई चार्ट गिविंग फ्रैक्शंस ऑफ स्टूडेंट्स प्रेफरिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, ये फ्रैक्शन दे रखा। तो अगर आप इसको परसेंटेज में ले लो तो आपको ज़्यादा इजी लगेगा ये। तो मैं इनको परसेंटेज में लिख देता हूँ। परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये देखो ओवरऑल 20% है, 100 से मल्टीप्लाई करो, ये भी 20% है, और ये है ये 12.5%, 12.5%। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि देखो जो मोमोज को मेंशन करते हैं उसका नंबर 35 है, मोमोज को मेंशन करने वाले कितने हैं, 12.5%, 12.5 लोग, इनकी संख्या 35 है। तो कह रहा है कि रोल्स और आलू पराठा वाला बता दो। रोल्स वाला 20% है, आलू पराठा वाला 20, और यानी कि 40% की वैल्यू बतानी है। ठीक है, इस पॉइंट को आप इधर कर लो और 25 से काटते हैं, 25 से कटेगा 5 बार में, और 25 से कटेगा 25 एक बार में, और 25 चौके 100। तो इसको इतना बना दो, कितने से, 8 से गुना करना पड़ेगा, इसको भी 8 से गुना कर दो, 14 अट्ठे 112, यानी कि 112 इसका आंसर आएगा। ठीक है, आलू पराठा और साथ में रोल पसंद करने वालों की संख्या है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा था स्कोर ऑफ मैथ्स ऑफ 50 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास इज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल, कैलकुलेट द मीन स्कोर, यानी कि हमें क्या निकालना है, माध्य स्कोर निकालना है यहाँ पर। ठीक है, माध्य आपको पता है, माध्य यानी कि एवरेज, लेकिन यहाँ पर फ्रीक्वेंसी भी गिवन है। अब देखो अभी तक आपने देखा होगा कि सीएचएसएल में ये इस टाइप का माध्य निकालने के लिए नहीं आया था। स्टैटिक्स के जो क्वेश्चन आते थे वो इस टाइप के नहीं आते थे, सांख्यिकी के या सीजीएल में भी नहीं आते थे। लेकिन पिछली बार आपने अगर मेरा एमटीएस वाला सोल्यूशन देखा होगा 2020 का, तो उसमें एमटीएस में ये आया था। और तभी मैंने बोला था कि देखो पहली बार है जब एसएससी में ये क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो ये हो सकता है कि आगे ये सीएचएसएल या सीजीएल या सीपीओ में आ जाए, या नेक्स्ट एमटीएस के पेपर में आ जाए। और देखो सीएचएसएल में ऐसा क्वेश्चन आ गया। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी टेबल ही यहाँ पे दे रखा है, देखो बिल्कुल उतना मामूली सा भी नहीं है जैसा हम आप सोचते थे वैसा, बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी टेबल दे रखा है, तो इस टेबल को पहले हम कंप्लीट करते हैं। देखो आपको पूरा सॉल्व करने के लिए यहाँ पर एक और बनाना पड़ेगा, ऐसे मैं बना देता हूँ। ठीक है, एक और भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, और इस लाइन को भी मैं कंप्लीट कर देता हूँ। ये लाइन टेढ़ा हो रहा है, उससे कोई बात नहीं, आप समझ लेना। ठीक है, देखो सबसे पहले तो आपको ये एफ दिया है, फ्रीक्वेंसी क्या है, एफ। यहाँ पे एक्स निकालो, एक्स जिसको आप मिड पॉइंट बोलते हो। ठीक है, मिड पॉइंट यानी कि इन दोनों का सम और बाई हाफ, इन दोनों का सम का आधा। ठीक है, तो ये 10 का आधा कितना होगा, 5। ये 20 और 10, 30 का आधा कितना होगा, 15। अब ये 10 10 बढ़ रहा है तो 10 10 बढ़ाते जाओ, इसके बाद आएगा 25, फिर आएगा 35 और फिर आएगा 45, ये हो गया। और फिर यहाँ पे आपको लिखना होगा एफ एक्स, एफ इंटू एक्स का मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फ्रीक्वेंसी को और मिड पॉइंट को। तो ये 5 दूना 10 आएगा, ये 5 एकम 5, 5 और एक 6 और एक की एक आएगा। ठीक है, 11 पच्चीस 55 और 11 और 5 16, और ये 25 से गुना करोगे, 25 अठे 200, 20 25 दूना 50 और 20 70, ये 700 आ जाएगा। क्या इसका डबल करेंगे तो ये 50, और ये हो जाएगा कितना, आधा, यानी कि 14, 14 25 70, 700, और 35 छके कितना होगा, 35 दूना 70 तिया
21 यानी कि 210 और 45 दिया 135, ये हो गया। अब आपको पता है कि जो मीडियन होता है, मीडियन नहीं सॉरी मीन, वो क्या होता है सिग्मा एफ एक्स और बाई सिग्मा एफ, यानी कि एफ एक्स का सम योगफल और बटा आपका फ्रीक्वेंसी का सम यानी कि बारंबारता का योगफल। ये फ्रीक्वेंसी यानी कि बारंबारता है, ठीक है, और ये इंटरवल यानी कि वर्ग अंतराल है आपका। तो सिग्मा एफ एक्स यानी कि इन सबको जोड़ लो कितना बनता है, तो देखो ये कितना बनेगा आपका 0 फिर 5 और 5 10 का 0, और ये 1 और 6 7 और 1 8 और 3 11 और 1 12 1 आएगा, तो 1 और 1 2 और 7 9 9 और 2 11 और 1 12, तो ये 1220 आ गया। तो ऊपर आप 1220 को लिखोगे और नीचे सिग्मा एफ यानी कि इन सबको जोड़ोगे तो ये 45 आना चाहिए, क्योंकि इसके बराबर ही नहीं नहीं ये संचयी बराबरता नहीं है ना, जोड़ो कोई बात नहीं। तो आप बोलोगे देखो 2 और 1 3 और 8 11 और 6 17 और 3 17 और 3 21, सॉरी 17 और 3 20, यानी कि ये 0 आ गया। फिर ये 1 और 2 और 1 3 और 1 4 आ गया, तो यहाँ पे कितना आएगा 4 0, तो इससे ये कट जाएगा और ये कटेगा 4 3 12 1 यार, ये तो कुछ और ही आने लगा। सिग्मा एफ हमने गलत जोड़ लिया क्या, गलत लग ही रहा है। देखो 6 3 9 तो यही हो गया, और 9 8 17 37 तो यही हो गया, ये गलत जोड़ लिया है हमने, प्लस गलत कर लिया है। एक्चुअली में ये 40 नहीं आएगा, इसको हटा देते हैं, ठीक है ये हटाओ, 40 नहीं आएगा, ये कितना आएगा 50 आएगा, तो यहाँ पे हमें 50 लिखना होगा। तो ये 0 से 0 और ये 122/5 यानी कि ये आ जाएगा आपका, देखो 5 दूना 10 5 चौके 20 और 5 चौके 20 24.4, तो ऑप्शन सेकंड। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो कैसा लगा मुझसे ज़रूर से बताना कमेंट करके, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लाइक करके जाना लेकिन और कमेंट, ठीक है।